ऐसा लगता है कि बाहर कहीं रहते हैं, वापस लौटकर अपने घर आए। और उस अंबेडकर नगर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली भी है, मुझे लगता है कि इस जगह का एक बड़ा खास महत्व है। लोहिया की जन्मस्थली और नाम अंबेडकर नगर। काश उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले इस रिश्ते को समझ पाए होते। नेता में फर्क यही होता है कि राजनेता आपको अच्छी बातें बोलेगा, शिक्षक आपको कड़वी बातें। एक दोहा पढ़ता हूँ, बात बहुजन समाज की। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। कबीर साहब ने लिखा है कि गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोद, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। ये है कि असल लड़ाई किताब की है, कलम की है। जिस बहुजन समाज की बात हम मंच से कर रहे हैं और जिस बहुजन समाज के लोग यहाँ पर हैं, मैं हर वंचित शोषित कमेरा लोगों को बहुजन समाज मानता हूँ। मेरी नजर में बहुजन की परिभाषा केवल इतनी है, जो श्रम करके जीवन जीता है, जो मेहनत करके अपने जीने खाने रहने से लेकर इस दुनिया इस कायनात को जिसने बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय जिसके साथ हुआ है वो बहुजन समाज। ऐसी होती है जिसके 4 विद्यार्थी इतने अच्छे होते हैं कि टीचर अगर 2 लाइन पढ़ाए तो वो 3 लाइन समझ जाते हैं। और हम शिक्षक कई बार उनसे अपना रिश्ता जोड़कर सोचते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी देखो डीएम है, एसपी है, वो वकील है, वो जज है, देखो उसने टॉप किया, मुझे साइकिल देंगे, सम्मान करेंगे। मैं सोचता हूं कि 40वीं पायदान पर खड़ा वो विद्यार्थी क्यों इतना सक्षम नहीं बन पाया कि मेरी बात समझ पाए और सबसे तेज विद्यार्थी की तरह वो भी अच्छा नंबर ले आ पाए। बतौर शिक्षक मेरी चिंता उस 40वें विद्यार्थी की, जो सक्षम है, जो तेज है, हो सकता है उस पर मैं कम ध्यान दूंगा तो भी वो आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं कैसा शिक्षक जो अपना रिश्ता सफल विद्यार्थी से जोड़ता हूं और जो नाकामयाब हो गया हम उसे पहचानने से नजरअंदाज कर देते हैं। कविता में लिखी गई, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नारी निराश हो ये समाज को चिंता नहीं, नर न निराश। मेरी चिंता होती है कि ज्योत पुत्रिका व्रत से लेकर के कड़वा चौथ तक व्रत मिला है, पति और पुत्र की लंबी उम्र के लिए, पत्नियों और बेटियों की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत, कोई श्लोक, कोई वेद, कोई पुराण, कोई गीता, कोई भागवत हो तो मुझे बताइएगा। मैं चाहता हूं कि उस बच्चे की आंख में डालकर ये पूछूं कि तुम 12वीं पास किए अच्छे नंबर से, मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय तो निजी हाथों में बेच दिया गया नई शिक्षा नीति के नाम पर, और तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे नेता, तुम्हारे समाज के लोग उसे बचाने के लिए नहीं लड़ पाए। तुम बीए करने किस स्कूल में जाओगे? हम लोग गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, ये करने वाले लोग निहायत घटिया लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को बर्बाद होते अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर नेता को ये पता चल जाए कि मेरा समाज स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षा के लिए वोट देने को तैयार है, तो मुझे लगता है नेता भी शिक्षा पर वोट मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि विधायक को, नेता को ये पता है कि ये 500 रुपए और 5 किलो अनाज पर भी किसी को वोट देकर के अपने बच्चों के सौदे करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं चिंता है इनके, क्योंकि समाज तैयार नहीं, इसलिए नेता वैसा। लड़कियों विद्रोह करना अपने घर में कि जब तक अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाऊंगी मैं शादी नहीं करूंगी, ये मैं बिगाड़ कर आपको जा रहा हूं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं। स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। अंधेरा इतना अंधेरा नहीं होता कि उसमें रोशनी की गुंजाइश न। आपसे वो रोशनी मुझे मिली है, मैं वही रोशनी लेकर घर जाऊंगा, अपनी क्लास के बच्चों को सुनाऊंगा कि 8वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां अब आंख में आंख डाल करके बोलना सीख रहे हैं। अब इस मुल्क को बहुत दिन तक कोई गुलाम मानसिक रूप से नहीं बना सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज सेवा संगठन अंबेडकर नगर के तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार एवं बहुजन प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को
मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद है। आज मैं इस तरह के पहले कार्यक्रम में आया हूं और जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, एक शिक्षक के पेशे में रह करके जो रिश्ता विद्यार्थियों से बनता है उसकी कीमत न तो शिक्षकों ने समझी न विद्यार्थियों ने। मगर आज बतौर शिक्षक मुझे यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने किसी क्लासरूम में हूँ और मेरे सामने ढेर सारे विद्यार्थी हैं और मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये मंच जहां मैं अभी खड़ा हूं, इसी जगह पर मुझसे पहले जो 10-12 बच्चे अपनी लरजती कांपती आवाज में ही सही हिम्मत करके बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बोलने के बाद मेरे पास बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। और मैं उन सभी बच्चों को सैल्यूट करता हूं कि इस मंच की शोभा इस मंच पर बैठे हुए सो कॉल्ड बड़े बड़े लोगों से, हमसे नहीं है। इस मंच और इस कार्यक्रम की शोभा आपसे है, जो आपने यहां पर हिम्मत दिखाई। क्योंकि सच बात यह है कि जिस उम्र में आपने यहां हिम्मत दिखाई, मैं देश के बड़े बड़े मंचों पर जा चुका हूं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो चुका हूं, बहुत इज्जत मिली है। मगर सच बात यह है कि उम्र के उस पड़ाव पर जब आपने ये हिम्मत दिखाई है, मुझे लगता है कि जब मैं आपकी उम्र में था तो मेरे तो पैर कांपते थे और मुंह से जबान से आवाज नहीं निकलती। तो इस कार्यक्रम की शोभा उस वक्त की रही है, बाकी हमारा क्या है। आयोजकों ने, संतोष जी ने, सबने मिलकर के ये सोचा होगा कि इस विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। तो देखिए, इस कार्यक्रम को लेके मैं कंफ्यूज भी हूं संतोष जी। आपने क्योंकि इतने विनम्र हैं संतोष जी कि मैं तो इनसे पहली बार मिला हूं। मेरा आने का इरादा नहीं था, लेकिन ये इतना मीठा बोलते हैं और इतना कोशिश इन्होंने की कि मैंने कहा कि उनसे मिलने ही सही हम चले आए। बहुत अच्छा लगा। और मैं कोई बहुत दूर का व्यक्ति नहीं हूं, भोजपुरी इलाके में है, थोड़ा आप अवधि वाले क्षेत्र की तरफ हैं। जैसे ही भोजपुरी की तरफ बढ़ेंगे मेरा अपना जिला आजमगढ़ मिलेगा। तो हम तो इसी मिट्टी के हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कोई अतिथि बन के किसी के बीच में गए। ऐसा लगता है कि बाहर कहीं रहते हैं, वापस लौट कर अपने घर आए हैं। और उस जिले में, जिस जिले में जिसका नाम ही है अंबेडकर नगर, और जिस जिले के आसपास, जिस पूर्वांचल की जमीन के आसपास कहीं सरयू घाघरा तो कहीं तमसा नदी, मिट्टी की वही खुशबू है, लोगों की बोलचाल में वही मिठास है। और उस अंबेडकर नगर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली भी है, मुझे लगता है कि इस जगह का एक बड़ा खास महत्व है। लोहिया की जन्मस्थली और नाम अंबेडकर नगर। काश उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले इस रिश्ते को समझ पाए होते। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मुझे पता है कि इस मंच पर खड़ा होकर क्या बोलना है, लेकिन उससे ज्यादा पता है कि क्या नहीं बोलना है। जहां बात शिक्षा की हो, विद्यार्थियों की हो, बहुजन समाज की हो, किसी नेता में इतना दम कहां कि उसका नाम हम इस मंच से लें। लेकिन जब मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया है, तो ये दोनों लोग सफल नेता कभी नहीं हो पाए, लेकिन ये दोनों इतने बड़े विचारक थे कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सपना था।
विचार को याद करके बच्चों से बहुत थोड़ी सी बातें करूंगा। बहुत छोटी छोटी बातें, एक टिप्पणी और करूं, मुझे नहीं पता कि इस बात को आप कितना समझेंगे। शिक्षक और नेता में फर्क यही होता है कि राजनेता आपको अच्छी बातें बोलेगा, शिक्षक आपको कड़वी बातें बोलेगा। कबीर का एक दोहा पढ़ता हूं, बात बहुजन समाज की है, मैं हिंदी का शिक्षक विद्यार्थी हूं। कबीर साहब ने लिखा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार की तरह और शिष्य मटके की तरह, वो बनाने वाला जो मिट्टी में भी चाक पर चढ़ी है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। कई बार ऐसी बातों में चोट तो नजर आती है, लेकिन जो भीतर से सहारा है वो नहीं देख पाते आप। जितने गुलदस्ते और फूल पर पैसा इन्होंने खराब किया, जो कि हमें ही मिला है, मुझे तो नहीं इसके खिलाफ बोलना चाहिए क्योंकि सम्मान तो हमारा ही है, लेकिन होता ये है कि जो बुलाता है वो सोचता है कि जिनको हमने बुलाया उनको क्या न सम्मान दे दें। और उसमें भी आयोजक अगर संतोष जी जैसा हो तो वो तो ऐसा लगता है उनका बस चले तो वो चले जाते लेने, आइए साहब आप हमारे साथ आइए, इतने विनम्र इंसान। तो आपके भाव और संवेदना को मैं पूरा सम्मान करते हुए बस अपनी आलोचना कर रहा हूं। ये फूल माला गुलदस्ता शाम तक सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इतने रुपए की अगर एक किताब मिलती तो वो ताउम्र साथ देती। ये मेरा सुझाव है, ये बेहद विनम्र सुझाव, और ये समझते हुए भी कि ये सम्मान आपने हमारा ही किया। फिर भी अपील ये है कि असल लड़ाई किताब की है, कलम की है, क्योंकि जिस बहुजन समाज की बात हम मंच से कर रहे हैं और जिस बहुजन समाज के लोग यहां पर हैं, मैं हर वंचित शोषित कमेरा लोगों को बहुजन समाज मानता हूं। मेरी नजर में बहुजन की परिभाषा केवल इतनी है, जो श्रम करके जीवन जीता है, जो मेहनत करके अपने जीने खाने रहने से लेकर इस दुनिया इस कायनात को जिसने बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय जिसके साथ हुआ है वो बहुजन समाज है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो शूद्र की परिभाषा कहते थे, उसमें कहते थे कि महिलाओं को भी शूद्र में माना जाना चाहिए। बहुजन समाज में अक्सर महिलाओं के हिस्से की बात नहीं होती। मैं इस मंच की और आलोचना करता, मगर आपने इस मंच के संचालन में और अतिथि के तौर पर 2 महिलाओं को बिठाकर अपनी लाज बचा ली है। हमने अपनी लाज बचा ली, क्योंकि अगर पुरुषों से ही इस मुल्क इस दुनिया में क्रांति होनी होती तो कब तक हो जाती। इस दुनिया को सबसे खराब अगर किसी ने बनाया है तो जैसे जाति के नाम पर जाति का लाभ लेने वालों ने बनाया है, वैसे लैंगिक भेदभाव के नाम पर हम पुरुषों ने बनाया है, क्योंकि हमने ही घर में महिलाओं को कैद किया और कहा कि पुरुष ही क्रांति करें। और जिन 2 लोगों के रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों के बारे में कभी पढ़िएगा आप। इन दोनों की कोई भी बात पूरी तब तक नहीं होती जब तक जाति की बात के साथ, वर्ग की बात के साथ महिला की बात नहीं करते। तो एक तो ये अच्छी बात है, और यही मेरा इशारा भी है। मैं एक और स्पष्ट कर दूं, हम लोग दिल्ली से चल के आए तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम कोई बड़े भारी विद्वान टाइप के लोग हैं। और उसमें भी मैं, शंभू तो मान लीजिए फिर भी पत्रकार हैं, हंसराज जी हम लोग के वरिष्ठ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं तो यही गाय भैंस चराता था ये आजमगढ़ में, यही बगल में हमारा घर है। तो हमको तो पता ही नहीं था कि एक दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, मैं बार बार ये सोचता था कि मेरे परिवार में कम से कम इतनी सामाजिक चेतना थी कि मेरे हाथ से जो किसानी का अस्त्र शस्त्र था, जमीन तो थी भी नहीं, दूसरे की जमीन अधिया लेकर काम करते थे,
लेकिन फिर भी खेती, किसानी, मजदूरी वहां से निकाल कर मेरे परिवार वालों ने स्कूल भेजा, विश्वविद्यालय भेजा, दिल्ली विश्वविद्यालय गए, वहां से पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज वहां 12 साल से पढ़ा रहे हैं। अक्सर ये लगता था कि हम अपने परिवार वालों की वजह से हैं, लेकिन जब पढ़ने, डिग्री पाने के बाद सोचना समझना शुरू किया, तब ये समझ में आया कि अगर इस मुल्क में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मेरे जैसे लोग आज वहां नहीं पहुंचे होते और आज यहां नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा का मतलब डिग्रियां नहीं होता, शिक्षा का मतलब तो विचार होता है। और इसलिए मैं ये बात कहने के लिए केवल 2-4 बातें करूंगा, और मैं यही स्पष्ट कर रहा हूं कि दिल्ली से आने का मतलब ये करता ही नहीं कि हम लोग कोई बड़े भारी विद्वान हैं। हो सकता है मेरी जितनी उम्र हो उतनी उम्र सड़क के आंदोलनों में खपा देने वाले लोग इस सभागार में बैठे हों, मैं उनके सामने क्या ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप इज्जत देते हैं तो ये इज्जत मेरी नहीं है और न मेरी डिग्री की है। क्योंकि अगर डिग्रियां देखकर आप मुख्य अतिथि बुलाते तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 साल से टेम्परेरी प्रोफेसर को नहीं बुलाते, उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बुलाते, किसी और बड़े भारी विद्वान को बुलाते। आपने मुझे बुलाया है तो ये रिश्ता कैसे बना? ये रिश्ता डिग्रियां देखकर नहीं, ये विचारधारा देखकर बना कि जिस अंबेडकर, फूले, पेरियार की बात आप करते हो उसी की बात मैं भी करता हूं। मैं अनजान लोगों के बीच हूं, लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा कि हम अनजान लोगों के बीच, भाषण की शक्ल में नहीं, अपने एहसास की शक्ल में 2-4 बातें कर रहा हूं। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम की अहमियत समझते हैं। जब आप किसी जिले में, किसी स्कूल में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करते हैं तो सम्मान और पुरस्कार का मनोविज्ञान यह है कि बाकी विद्यार्थियों में एक कंपटीशन का भाव पैदा हो कि आज उसने मंच पर खड़े होकर के जैसे बोला और उसको लोग लौटते समय गुलदस्ता, माला दे रहे थे, अगले कार्यक्रम में हम भी बोलेंगे और हम भी माला लेकर आएंगे, इसलिए पुरस्कार और सम्मान होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूं और आयोजकों को सैल्यूट करता हूं कि आप उन विद्यार्थियों में एक चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं कि जैसे एक विद्यार्थी कॉन्फिडेंस से यहां खड़े होकर बोला कि मेरा 94% नंबर है। एक लड़की यहां खड़े होकर बोली कि अंबेडकर नगर जिले में मेरा 10वां स्थान है। कल्पना करिए इस अंबेडकर नगर के लाखों लोगों की भीड़ में वो लड़की अपना एक वजूद बना चुकी है, इसलिए उसने कॉन्फिडेंस से ये बात कही। इसलिए पुरस्कार और सम्मान शिक्षा जगत ही नहीं, पूरे समाज में, सभ्य समाज में बनाया गया है। पशु थे, आदिम समाज में हम सब पशु ही थे। मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं जो कहते हैं कि कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। और विज्ञान ये कहता है कि आप आदिम समाज में एक क्रम से विकसित हुए हैं मनुष्य बनने के लिए। उसके पहले आप मनुष्य नहीं थे, यानी मनुष्यता आपने अर्जित की है। और इस अर्जन करने में ये समाज बनाया है हमने, और उस समाज में जब स्कूल बने, विश्वविद्यालय बने, समाज बना, तो हम किसी को सम्मानित करते हैं ताकि उसको एक नजीर बनाएं और बाकी मुल्क की आवाम को ये समझाएं कि देखो इसकी तरह तुम्हें बनना है। ये तस्वीरें क्यों यहां लगी हैं? राजनीति पर मैं इसलिए भी नहीं बोलना चाहता, कभी कभी तो मजबूरी में बोलता हूं। राजनीति इस मुल्क का बहुत छोटा सा हिस्सा है, दिखता बड़ा ताकतवर है क्योंकि उनके पास पावर होती है, लेकिन मैं समाज पर बोलने की कोशिश करना चाहता हूं क्योंकि तथागत बुद्ध कोई नेता नहीं थे, कबीर कोई नेता नहीं थे, और फिर से मैं कह रहा हूं अम्बेडकर और लोहिया भी कोई बड़े पॉपुलर लीडर नहीं हो। विचार इतना महत्वपूर्ण होता है कि तथागत बुद्ध तो हजारों साल पहले जो रोशनी जला गए, आज भी हम उनकी तस्वीर से ऐसा लगता है कि वो रोशनी पाते हैं, इसलिए तो हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए ये प्रतिभा सम्मान बहुत जरूरी है किसी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, किसी मुल्क की तरक्की के लिए। मगर अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर इस बात को समझिएगा तो सोचिएगा।
तालियां बजाने में कुछ नहीं जाता। हम लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। कवि सम्मेलनों में सबसे ज्यादा ताली उस कवि की कविता पर बजती है जिसकी कोई बात समझ में नहीं आती है, उस पर सबसे तेज ताली बजती है। ये अवध का इलाका है। एक दो किस्सा सुना दो। बाबा रामचंद्र यहाँ हुए, एक जमाने में किसान आंदोलन चल रहा था। उन्होंने 2 अतिथियों को किसानों के आंदोलन में बुलाया था। एक गांधी थे, टैगोर थे। और गांधी, हम आलोचना करते हैं कई बार गांधी की, क्योंकि मुझे लगता है कि जब अम्बेडकर और गांधी दोनों सामने खड़े होंगे तो मुझे अम्बेडकर अपने नजर आएंगे, गांधी से दुश्मनी नहीं होगी। हम गांधी को गोली मारने वाले लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। अरे हम तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा समझौता इसलिए कर दिया कि गांधी अनशन पर बैठ गए थे, इनकी मौत ना हो जाए, इसलिए गांधी के सामने गुना पैक हो गया। तो हम गांधी की आलोचना नहीं करते, हम आलोचना वहां करते हैं जहां विचार सामने आता है। तो हम गांधी, इसको समझिएगा, गांधी देखने में धोती पहनते थे, एक कपड़ा लपेटते थे। अब टैगोर बहुत पढ़े लिखे समझदार, उस समय नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल गया। तो किसानों की सभा में बोलने के बाद सारे जो किसान जाने लगे, तो एक ब्रिटिश पत्रकार आके पूछा कि साहब वो जो सफेद दाढ़ी वाले, सफेद कुर्ता पजामा वाले बोल रहे थे, कौन थे वो? कहे अरे वो तो बड़े भारी विद्वान थे। तो कहे क्या बोले? कहे बहुत अच्छा बोले। तो कहे उस अच्छा में कोई बात बताइए। कहे इतना बड़ा आदमी बोलेगा तो कुछ समझ में आएगा क्या? क्योंकि वो उनकी भाषा ही अलग थी। वो विद्वता में बोल रहे थे कि हम आए हैं, तुम लोग क्या हो, तुम लोग सुनो, हम सुनाएंगे, भूख लगी तब भी बैठे रहना, और विद्यार्थी हो तो और बैठे रहो। जब गांधी के लिए पूछा तो गांधी की ताकत एक चीज थी, वो आम जनता की बात में बतिया रहे थे। और जब बोल के गए तो कहे ये बूढ़ा तो हमारी तरह की बात बोल रहा था, देखने में भी हमारी जैसा लग रहा था, भाषा भी यही थी, इसने ये बात बोली। ये अंतर है, और इस अंतर को समझते हुए मैं पलट के बात कर रहा हूं। हमने एक समाज सभ्य बनाते बनाते एक ऐसा समाज बनाया कि इस तरह के सम्मान और प्रतिभा का सम्मान करने से जितना फायदा होता है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं फिर से आलोचना कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। सोचिएगा, एक कक्षा में, मेरी कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी होते हैं, हर कक्षा ऐसी होती है जिसके 4 विद्यार्थी इतने अच्छे होते हैं कि टीचर अगर 2 लाइन पढ़ाए तो वो 3 लाइन समझ जाते हैं। और हम शिक्षक कई बार उनसे अपना रिश्ता जोड़कर सोचते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी देखो डीएम है, एसपी है, वो वकील है, वो जज है, देखो उसने टॉप किया, हम उसे साइकिल देंगे, सम्मान करेंगे। मैं सोचता हूं कि 40वीं पायदान पर खड़ा वो विद्यार्थी क्यों इतना सक्षम नहीं बन पाया कि मेरी बात समझ पाए और सबसे तेज विद्यार्थी की तरह वो भी अच्छा नंबर ले आ पाए। बतौर शिक्षक मेरी चिंता उस 40वें विद्यार्थी की, जो सक्षम है, जो तेज है, हो सकता है उस पर मैं कम ध्यान दूंगा तो भी वो आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं कैसा शिक्षक जो अपना रिश्ता सफल विद्यार्थी से जोड़ता हूं, और जो नाकामयाब हो गया हम उसे पहचानने से नजरअंदाज कर देते हैं। खोज कर देखिए पूरे समाज में सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलती है? विधायक जी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, मैं उन पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत सम्मानित, मैं जानता हूं, आप सारे लोगों को जानता हूं, बहुत जमीनी लोग हैं, और वो भी अम्बेडकर नगर के लोग। जितना आजमगढ़ को मैं क्रांतिकारी समझता हूं, उससे कम क्रांतिकारी तो अम्बेडकर नगर को नहीं समझता हूं। तो इसलिए, लेकिन आलोचना सुनने का धैर्य रखिए। मैं ताली बजवाने इसलिए नहीं आया कि अगली बार आपके यहाँ चुनाव लड़ना है। आलोचना इसलिए करने आया कि अगली बार कार्यक्रम और बेहतर हो, मेरा समाज और बेहतर हो, मेरे लोग और जागरूक हो। मेरी चिंता केवल और केवल इतनी है, और कोई चिंता नहीं। खोजिए, अगर आप तमाम लोग शिक्षक हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, उस आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सोचिए जो इस रेस में पीछे छूट गया। शायद उसके घर में जिस दिन परीक्षा अगले दिन रही होगी, रात में शायद खाना नहीं बना होगा, शायद उस विद्यार्थी का स्कूल छूट गया होगा, शायद उस विद्यार्थी के पास पहनने को कपड़े नहीं होंगे, शायद उस विद्यार्थी के घर में कोई बीमार होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, शायद उस विद्यार्थी, उस लड़की को पूरी रात खाना बनाना पड़ा होगा, अगले क्लास की परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर पाई होगी, शायद किसी छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को खेत में पानी भरने रात भर जाना पड़ रहा हो। और हम उसकी तुलना उस विद्यार्थी से करते हैं जो पूरी रात पढ़ करके अगले दिन अच्छा परफॉर्मेंस दे करके 90, 95, 100% नंबर ले आता है।
मेरा समाज इतना बटा हुआ है। मैं उस अच्छे विद्यार्थी की तारीफ भी करूंगा, लेकिन मेरी नजर उस सबसे कमजोर विद्यार्थी पर होगी, क्योंकि सबसे कमजोर विद्यार्थी अगर इस मंच पर नहीं खड़ा हो पाया तो माफ करिए, हम कोई अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे। हमारे भी यहाँ कहावत चलती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। एक तो समाज इतना कूड़ा है कि नवाब बनाने की बात करता है। नवाब तो फ्यूडल है, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बाद में पता चला कि जो खेलने कूदने वाले गए वो इतने कम उम्र में इतना अच्छा पैसा कमा लिए। हमने लोग केवल सरकारी नौकरी के लिए हम लोग पढ़ाते रहे। और अब बच्चों सोचो, मैं एक सवाल अपने क्लास में कई बार परेशान हो जाता हूँ, और जो वरिष्ठ लोग हैं मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। मैं बतौर शिक्षक जब मेरे विद्यार्थी पूछते हैं कि मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ, आगे पढ़ने के लिए क्या करूं सर जिससे नौकरी मिल जाए, मैं पहली पीढ़ी का व्यक्ति हूं। मैं उसकी आंख में देखते हुए परेशान होता हूं कि मैं इसे कौन सा रास्ता बताऊं कि अगले 2 साल बाद इसे नौकरी मिल जाए और ये पूरा परिवार अपना संभाल ले, क्योंकि जगह जमीन गिरवी रख करके इसे किसी ने पढ़ाया होगा, इसे बहुत मुश्किल से किसी ने पढ़ाया होगा। और उनमें भी अगर कोई लड़की है तो मैं जानता हूं, इस समाज में कविता में लिखी गई, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। नारी निराश हो इस समाज को चिंता नहीं है, नर न निराश हो। बात समझिए, पकड़िए, थोड़ा कठिन बात कर रहा हूं। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्री, पुत्री पर कोई कविता है? मेरी चिंता होती है कि ज्योत पुत्रिका व्रत से लेकर के कड़वा चौथ तक व्रत मिला है। पति और पुत्र की लंबी उम्र के लिए, पत्नियों और बेटियों की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत, कोई श्लोक, कोई वेद, कोई पुराण, कोई गीता, कोई भागवत हो तो मुझे बताइएगा। हमने अपना समाज को कितना बांटा है। हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में। हम चाहते हैं कि अम्बेडकर पैदा हो लेकिन मेरा बेटा जल्दी से सरकारी नौकरी पा जाए। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा समाज बदल जाए लेकिन अगला टिकट मेरे बेटे को इस विधानसभा में मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो बच्ची यहां खड़ा होकर बोल रही थी, मैं और कोई बात नहीं करने आया। मुझे हिम्मत नहीं मिल रही है कि मैं उस बच्ची की आंख में डालकर कैसे बोलूं जिसने कहा कि मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए और मजबूरी मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। कितने नेता, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, और बदलना तो सब समाज चाहते हैं। हम निहायत बेईमान लोग हैं, ये ईमानदारी से कबूल करिए। मुझसे ज्यादा ईमानदार वो बच्चा था जिसने यहां खड़े होकर कहा कि मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा था फिर भी आपके कार्यक्रम में आ गया। वो मुझसे ज्यादा ईमानदार वो बच्चा। हम निहायत गैर जिम्मेदार लोग हैं। हम झूठ इतना शराफत से बोलते हैं कि हमें भी कबूल ना हो लेकिन हमारे लोग मान जाते हैं, क्योंकि आप लोग भोले लोग हैं। माफ करिए, मैं वो भोलापन दूर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस बच्चे की आंख में डालकर ये पूछूं कि तुम 12वीं पास किए अच्छे नंबर से, मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय तो निजी हाथों में बेच दिया गया नई शिक्षा नीति के नाम पर, और तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे नेता, तुम्हारे समाज के लोग उसे बचाने के लिए नहीं लड़ पाए। तुम बीए करने किस स्कूल में जाओगे? प्राइवेट स्कूल में जो बच्ची नहीं पढ़ पाई ना, और आपके जिले में साहब, मेरे जिले में मेरे घरों के भी बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि मुझे लगता है कि उन बच्चों का क्या दोष है कि उनका भविष्य बर्बाद करूं। लेकिन ऐसे ही तो सब ने, जो ताकतवर था उसने अपने बच्चों का भविष्य बचा लिया, अपना परिवार बचा लिया, जगह जमीन बचा ली। जो कमजोर था वो हर दौर में मारा गया। इसलिए इन सारे बच्चों के सामने मैं निराश नहीं कर रहा हूं। बच्चों, इस बात को समझना, बहुत अच्छी अच्छी बात बोल करके अगर मैं तालियां लूट कर चला जाऊं, मेरे जाने पर तुम खुश जरूर होगे कि वो बहुत अच्छा बोल कर गया, हमें ऊर्जा देकर गया। 2 साल बाद जब करियर चुनने बैठोगे तो तुम निराश होगे। किस स्कूल में एडमिशन तुम्हारा होगा, और इसी तुम्हारे समाज के, तुम्हारे पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों ने इस जिले के स्कूल अच्छे नहीं बनने दिए, नेताओं को वोट नहीं दिया, समाज को जागरूक। इसलिए हम लोग गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, ये करने वाले लोग निहायत घटिया लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को बर्बाद होते अपनी आंखों के सामने देखा है। नहीं बचे हैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी चुनौती जो आज का विषय है,
वो कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि आप राजनीति से बहुजन समाज की चुनौती कभी नहीं दूर कर पाएंगे। आप नेता विधायक अपना जिता लेंगे, और जिताया है आपने, जिनसे आपकी लड़ाई है वो नहीं जीते। लेकिन नेता विधायक, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नेताजी लोगों के पक्ष में भी एक बात कह रहा हूं, अगर नेता को ये पता चल जाए कि मेरा समाज स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षा के लिए वोट देने को तैयार है, तो मुझे लगता है नेता भी शिक्षा पर वोट मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि विधायक को, नेता को ये पता है कि ये 500 रुपए और 5 किलो अनाज पर भी किसी को वोट देकर के अपने बच्चों के सौदे करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं चिंता है इनके। क्योंकि समाज तैयार नहीं, इसलिए नेता वैसा है। जिस दिन समाज तैयार हो जाएगा, इसी जमीन से लोहिया और अंबेडकर के वारिस, असली वारिस निकलेंगे, ये मेरी चिंता। और इसलिए मैं आखिरी में यही बात कहना चाहता हूं कि इस पूरे विषय का मूल मजमू ये है, शिक्षा बचाओ। हमारे पुरखों ने इस हाथ से श्रम करके 90% वंचितों, शोषितों ने श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया था। और आप वो बच्चे और स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों, खास कर मैं 2-3 चीज और बिगाड़ कर आप पर जा रहा हूं। बहुत अच्छे लोगों ने इस दुनिया का बहुत बुरा किया है, महान लोगों ने कोई अच्छा नहीं किया। अगर इतना ही अच्छा किया होता तो इस दुनिया में इतनी गैर बराबरी न होती कि कोई बच्चा मटके से पानी छू ले, उसे मार दिया जाए। ये कैसा भारत हमने बनाया है? लड़कियों, विद्रोह करना अपने घर में कि जब तक अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाऊंगी मैं शादी नहीं करूंगी, ये मैं बिगाड़ कर आपको जा रहा हूं। लड़ना अपने माँ बाप से, और खासकर आज यहां बैठी लड़कियों से अपने माँ बाप से लड़ना इसलिए आसान होगा, बस उनसे कहना कि तुम बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की बात करते हो, जोर से जय भीम नारा लगाते हो, अपना घर परिवार छोड़ दिया था ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल चलाने के लिए। मुझे स्कूल जाने से कैसे रोक सकते हो? आपसे आंख नहीं मिला पाएंगे आपके घर वाले अगर वो आपकी शिक्षा के बीच में बाधा बनेंगे तो। हमने जोर से नारा तो लगा लिया, लेकिन हम अपने घर में ईमानदार नहीं रहे साहब। इसलिए लड़कियों, अपने पैर पर खड़े होना और तब तक पढ़ाई के लिए लड़ना जब तक लड़ सकती हो, क्योंकि अगर तुम पढ़ाई के लिए नहीं लड़ पाई तो फिर एक पाई के लिए तुम्हें पूरी उम्र लड़ना पड़ेगा और तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और केवल यही एक अपील, यही गुजारिश इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आकर के मैं बच्चों से केवल यही कह रहा हूं। हमारे यहाँ कविता लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं। मुश्किल सबके जीवन में है। कभी ये मत सोचना कि जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनके घरों में झगड़े नहीं होते, उनके घरों में मुश्किलें नहीं। हम सब ऐसे ही पृष्ठभूमि से निकल करके आज यहां पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर के पास तो कुछ नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर के पास कुछ भी नहीं था, थोड़े से सक्षम थे, लेकिन फेलोशिप मिली। तो जिस समय भारत में जंग आजादी चल रही थी, डॉक्टर अंबेडकर के पास लोग गए, कहे चलो साहब इस मुल्क को आजाद करने की लड़ाई लड़नी है। डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा किससे आजाद कराना है? डॉक्टर अंबेडकर ने सवाल पूछा कि आजादी किससे? उन्होंने कहा अंग्रेजों से। तो कहा अंग्रेजों से क्यों? उन्होंने कहा हमें उन्होंने गुलाम बनाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि और मेरे समाज का क्या होगा जिसे तुमने पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाया है, उस हजारों साल के शोषण की आजादी क्या होगी? डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पैरोकार नहीं थे, लेकिन वो पहचानते थे कि मेरा प्राथमिक गोल क्या है, और उस प्राथमिक गोल में 4 पीएचडी और 18 बड़ी डिग्रियां विदेश से कर करके जब डॉक्टर अंबेडकर लौटे, थोड़ा जय भीम कम बोलना, घर में अंबेडकर की माला मत जपना, तस्वीरें मत रखना, लेकिन अंबेडकर की जीवनी पढ़ लेना कि जब भारत में संविधान सभा बन रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर को कोई एहसान में नहीं, मजबूरी में संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उनसे पढ़ा लिखा कोई और था ही नहीं। जितनी डिग्रियां उनके पास थी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। और इसलिए मैं कह रहा हूं, एक और आलोचना कर देता हूं, पता नहीं आप कितना माफ करेंगे। ब्राह्मणवाद क्या है, मनुवाद क्या है? किसी की पूजा करना, किसी के भक्त हो जाना। डॉक्टर अंबेडकर किसको गुरु मानते थे? ज्योतिबा फूले किसी के भक्त नहीं थे।
कबीर वो तो विद्रोही तेवर का अपना आदमी, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, पढ़ना बच्चों कबीर का जीवन। घर में तुम्हारे अगर मूर्ति होगी, मोहल्ले में मूर्ति होगी, झगड़ा जरूर होगा, इसकी गारंटी मेरी नहीं है। लेकिन धर्म पर इस तरह से टिप्पणी मत करना कि आज जालिमों के जुल्म के शासन में तुम्हारे घर पर भी कोई बुलडोजर चला गया। बच के रहना। डॉक्टर अंबेडकर दिमाग से लड़े थे, कलम से लड़े थे, शरीर से नहीं लड़े। इसलिए जो मौजूदा दौर है वो बहुत संवेदनशील है और बहुत बच के हमें अच्छे रास्ते पर चलना है। और वो रास्ता ये था कबीर का, काकर पाथर जोड़ की मस्जिद लई चनाए, का ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दो राह न पाई हिंदुन के हिंदुआई देखी तुर्कन के तुर्काई, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। उन सब ने विरोध किया कर्मकांड पाखंड का। और हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे तरह का कर्मकांड और पाखंड खड़ा कर रहे हैं। मैं आलोचना कर रहा हूं, पता नहीं आप इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। वही मोमबत्ती, वही फूलमाला, वही पैर से जूता उतार कर, वही सब कुछ। माफ करिए साहब, गौतम बुद्ध से जब पूछा गया कि आप अपने जाने वाले लोगों के लिए आपके जाने के बाद आपका उपदेश क्या होगा, गौतम बुद्ध ने कहा कि ढेर सारे लोग अगर कोई बात कहें तो सच मत मानना, बड़े बड़े लोग अगर कोई बात कहें तो सच मत मानना, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे सच मानना, अपदीपो भाव। यह गौतम बुद्ध का विचार है। गौतम बुद्ध किसी की पूजा नहीं करते थे। गौतम बुद्ध कहते थे प्रज्ञाशील करुणा। तो ठीक बात है कि आप ताकत लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते नहीं गौतम बुद्ध कौन है, अम्बेडकर कौन है, तो जरूरत भी होती है तस्वीर की। मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो तस्वीर किसी देवी देवता की तस्वीर का विकल्प न बन जाए। और इसलिए जो गौतम बुद्ध की बात है, यही अपनी आखिरी बात खत्म कर रहा हूं विद्यार्थियों। ये बड़े बड़े लोग उम्र खत्म, ये अब उस पड़ाव पर हैं कि अपनी संतुष्टि के लिए ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया कि इस दुनिया में बदलने वाला कुछ नहीं है। ये मैं भी अपनी संतुष्टि के लिए आता हूं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आने वाली पीढ़ियों को अगर एक चीज दे पाए, एक चीज, और वो चीज केवल ये है विवेक, डिग्री नहीं। डिग्री कोई भी दे देगा, डिग्री के फेर में मत पड़ना। डिग्रियां कोई अपने माथे पर तमगे की तरह नहीं लाया, वो सब डिग्रियां छूट गई पीछे। जबान वो ताला है जो इस दुकान में भरा है। ये दुकान कोयले की है, हीरे की है, जबान जब खुलती है तब पता चलता है। आप कल को अभी कुछ दिन मत अम्बेडकर को पढ़ना, अम्बेडकर वादी मत हो जाना, नहीं तो मेरे पास फोन आता है, सर मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूं और अब मुझे इस जातिवाद का विनाश करना है, बताइए क्या करूं। मैंने कहा किस क्लास में पढ़ते हो? कहा 9वीं का एग्जाम है। हमने कहा 8वीं में कितना नंबर था? कहे 42%। कहे कि उसके बाद क्या बनना है? कहे कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो हमने कहा कि जो काम अम्बेडकर का था, अम्बेडकर ने कब शुरू किया? जब डिग्रियां ले ली थी। और घर में जाके पूछना, जो अम्बेडकर फूले पेरियार जो क्रांति नहीं ला पाए, वो आपसे तुरंत नहीं होने वाली है। कड़वी बात कह रहा हूं, तुरंत कोई क्रांति नहीं होने वाली। खूब अच्छे से पढ़ करके अपना करियर बनाना। और क्यों करियर बनाना? इसी भीड़ से वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीएम, एसपी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मीडिया घराने के बच्चे जब निकलेंगे ना, तो वो उसी रास्ते चलेंगे जो बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार चाहते थे। क्रांति यहीं से शुरू होगी, क्रांति अलग से कोई नहीं होने वाली। और इसलिए स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कोई भी अंधेरा इतना अंधेरा नहीं होता कि उसमें रोशनी की गुंजाइश ना हो। आपसे वो रोशनी मुझे मिली है, मैं वही रोशनी लेकर घर लौट रहा हूं। मैं जाऊंगा अपनी क्लास के बच्चों को सुनाऊंगा कि 8वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां अब आंख में आंख डाल करके बोलना सीख रहे हैं। अब इस मुल्क को बहुत दिन तक कोई गुलाम मानसिक रूप से नहीं बना सकता। यह आपसे मैं हिम्मत लेके जा रहा हूं। इस मंच पर जितने लोग हम लोग बैठे ना, उनको कभी बड़ा मत समझो। कोई हम लोग तोप नहीं है, हम सब लोग कहीं ना कहीं झुकते हैं साहब, समझौता करते हैं हम लोग। लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं वो न कभी झुके न समझौता किए, उनकी तस्वीरें सामने लगी।
और बहुजन समाज में कोई भी बदलाव, ये जो आज का विषय था ना, बुद्धिजीवियों की भूमिका केवल ये है कि ईमानदारी से सच बोलें और सच सुने, इससे ज्यादा बहुजन समाज की कोई भूमिका नहीं। और काहे का बहुजन समाज, कड़वी बात तो यह है, दंगा हो जाए तो आप हिंदू बन जाओगे, कांवड़ लेना हो तो आप हिंदू बन जाओगे, आपके यहाँ जूतिया हो, तमाम तरह के व्रत त्योहार हो तो आप हिंदू बन जाओगे, और जब शिक्षा बच्चे की नहीं मिलेगी तो कहोगे दलितों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जब मौका मिलता है तब हिंदू, हमारे यहाँ एक बच्चा था जिसका देवी देवता देखिए सबका फोटो का माला तुरंत देख ले, हमारे साथ जा रहा था, सामने से देखा, उसको भी ऐसे प्रणाम किया। हमने कहा इसको क्यों किए? हनुमान जी मंदिर है। हमने कहा ट्रांसफार्मर की बिल्डिंग है ये। धर्म आपको इतना अंदर से कमजोर बना देता है, शिक्षा आपको अंदर से मजबूत बनाती है। कलम और किताब की जंग ही बुद्धिजीवियों की भूमिका है। हमारे पुरखों ने जाने कितनी कुर्बानी देकर इन हाथों से कुदाल, फावड़ा और श्रम करने के औजार छीने और हमारे हाथों में कलम और किताब दी। मगर अफसोस, मेरे अपनी आंखों के सामने, हम जैसे लोगों के सामने हमारे आने वाली पीढ़ियों के हाथ से कलम और किताब छीनी जा रही है। वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि ताकत से कलम को पकड़े रहना, किताब छीनने मत देना। और इधर जो आदियावादी है ना, ये इनकी आंख में आंख डाल करके केवल पूछना, मेरे बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए आपने क्या किया? केवल जाकर प्रतिभा सम्मान समारोह में लड्डू खाए? क्योंकि जनता और समाज तब बदलेगा जब समाज में आंदोलन होगा, और ये जिम्मेदारी आपकी है। माफ करिए, हम जातियों में बटे लोग हैं, हम कोई बहुजन समाज नहीं। जब बहुजन समाज पर हमला होता है तब हम पिछड़ा की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं। जब तक हमला ना हो तब हम आपस में बात करते हैं। अहिर, कुर्मी, कोयरी, गड़िया, निषाद सब बटे हुए साहब, हम आपस में लड़ते हैं। आइए हम सब मिले, यही मेरी गुजारिश है। मैं उम्र में इतना बड़ा नहीं हूं कि आपसे कोई वादा लूं और कोई शपथ दिलाऊं, नहीं। मैं केवल यहां से लौटूं तो मैं एक हौसला लेकर लौटूं कि मेरे पूर्वांचल की मिट्टी में अभी इतनी गर्माहट बची है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए, ताकि आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद जब इसी अंबेडकर नगर में ऐसा कोई प्रतिभा सम्मान समारोह हो तो सरकारी स्कूल बर्बाद ना हो जाए कि उनका कोई बच्चा ही ना मिले आपको। डीयू जेएनयू बर्बाद कर दिया, और इसलिए बर्बाद कर दिया कि कलम छीन लो और कांवड़ ढो। माफ करिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता का कोई बेटा बेटी कांवड़ ढोने क्यों नहीं गया भाई? क्यों नहीं उनके पास फूल बरसाया गया? हमको धर्म में फंसाया गया क्योंकि शिक्षा छीन ले। शिक्षा ही बचा लेंगे तो सब कुछ बचेगा। ज्योतिबा फूले ने कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए, एक अविद्या ने जाने कितना अन्याय किया। स्कूल खोलने के लिए सर पर मैला धोया था, सहा का पत्थर सावित्रीबाई फूले ने। हम अपने बच्चों को सावित्रीबाई फूले का नाम जपना सिखा दिए, लेकिन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं बचा पाए। तो माफ करिए, प्रतिभाएं बचेंगी ही नहीं तो सम्मान किसका करेंगे? इस मुल्क को बचाइए, ये मुल्क हमारा, आपका है साहब। आइए थोड़ा दिल बड़ा करो, और दिल बड़ा करने की शुरुआत उन लोगों से जो ताकतवर हैं। अगर जातियों के लिहाज से सोचे तो ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोयरी ताकतवर हैं, और मैं अंबेडकर नगर में खड़ा हूं और राजनीति पर बोल रहा हूं, इशारा समझ जाइएगा कौन कौन सी जाति यहां ताकतवर है, मुझे पता है। तो जो ताकतवर है उसको दिल बड़ा करने की जरूरत है, जो कमजोर है उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है, और उसे आगे करिए साहब, और पीछे से कंधा लगाइए कि भाई चल, मैं तेरे साथ हूं, और हम मिल करके वंचितों शोषितों का एक भारत बनाएं जिसमें मेरे बच्चे आने वाले हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। 90% हम हैं साहब, 90%। मगर कहां? सम्मेलन में। मैं इन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपके पास तो मौका मिल गया कि हम जैसे लोगों को और बिरसा फूले अम्बेडकर को सुनने चले आए। हम तो पीएचडी कर लिया, हमें पता ही नहीं था कि अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि हम तो यादव घर से आते थे। और अम्बेडकर को किसका बताया गया कि वो तो दलितों के हैं। हम तो पीएचडी कर लिए, हमें पता ही नहीं था। आपको पता चल गया।
आप आगे हो हमसे, मेरी उम्र में आना तो मुझसे मीलों आगे जाना, इसकी शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, मुझे परमानेंट नहीं करेंगे, वो जालिम जानते हैं कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। वो जानते हैं कि ये बहुत अजीब, बहुत खतरनाक है आने वाले वक्त के लिए, मगर जब मैं आपसे मिल के जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही बोलता हूं। उसके लिए नौकरी मिले न मिले, अपने समाज के बीच में, इसलिए इससे पहले कि स्कूल कॉलेज बर्बाद हो जाए, पढ़ाई कर लेना, और हर जंग पढ़ाई के लिए कबूल है, ये मान लेना। और नौकरी सरकारी नहीं है, 1% सरकारी नौकरी है साहब, प्राइवेट नौकरी मिले, बिजनेस करो, व्यापार करो, यूट्यूब बनाओ, जो काम करना है करो, मगर अपने पैर पर खड़े हो। इस मुल्क के 90% जमीन तुम्हारी है, संपत्ति तुम्हारी है, आने वाले भविष्य तुम हो, यही गुजारिश। और आपने मुझे आमंत्रित किया, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।